इश्क में कुछ लोग होते हैं जो दिल लगाते हैं और कुछ लोग सिर्फ दिल लगी करते हैं। मार्च या अप्रैल 2020 से मैंने मनी हाइस्ट देखना शुरू किया। उससे पहले से ये काफ़ी पॉपुलर था, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था और मनी हाइस्ट पॉपुलर था, तो मैंने जब ये सीरीज़ के फर्स्ट 2 सीज़न देखे, जो तब इंग्लिश में और स्पेनिश में ही अवेलेबल थे, हिंदी डबिंग बिल्कुल हुई नहीं थी मनी हाइस्ट की, तब मैंने इसको देखना शुरू किया। और देखते हुए एक डबिंग आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से जैसे हम देखते हैं, तो मुझे हमेशा ये लगा देखते हुए कि बर्लिन का कैरेक्टर या प्रोफेसर का कैरेक्टर अगर डब करने मिले तो बड़ा मज़ा आए। प्रोफेसर का कैरेक्टर हालांकि है बहुत अहम कैरेक्टर, सुलझा हुआ, बहुत ही इंटेलिजेंट जैसा कैरेक्टर, लेकिन फिर भी स्टाइल के मामले में बर्लिन का कैरेक्टर बिल्कुल अलग था। तो मैं हमेशा चाहता था कि बर्लिन के कैरेक्टर के लिए अगर इसकी हिंदी डबिंग होती है और मुझे कास्ट किया जाता है तो बहुत मज़ा आ जाएगा। हुआ भी ऐसा। बाद में जब इन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया साउंड एंड विजन स्टूडियो में, तो मैंने जाके पहला सवाल पूछा था कि क्या मैं बर्लिन के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन कर रहा हूँ, और हुआ भी वो। लेकिन फाइनली ये हुआ ऑडिशंस के बाद कि बर्लिन का कैरेक्टर राजेश खट्टर जी ने डब किया और बेहतरीन डबिंग की है। मतलब इससे बेहतर डबिंग बर्लिन के कैरेक्टर के लिए, इससे बेहतर वॉइस और डबिंग हो ही नहीं सकती। और थोड़ा सा ये लगा भी मुझे कि अरे बर्लिन का कैरेक्टर मुझे नहीं करने मिला, लेकिन तभी मुझे ये बताया गया था कि 3rd सीजन से एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इसमें आ रहा है, शायद उसके लिए हम आपको यूज़ करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। और फिर 3rd सीजन की डबिंग जब शुरू हुई तो मुझे बुलाया गया, और जब मैंने देखा, डब करना शुरू किया, 2-3 एपिसोड के बाद मुझे ये पता चलने लगा कि ये उतना ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, उतना ही अच्छा है। एंड बर्लिन को रिप्लेस किया है पलेर्मो ने। बर्लिन की डेथ हो चुकी है और उसकी जगह पे पलेर्मो अब ऑलमोस्ट उसी रोल में है। तो मुझे वाकई वो सेटिस्फैक्शन, वो खुशी मिली जो मुझे बर्लिन का रोल करने में भी शायद मिलती। तो कोई अफसोस नहीं है कि बर्लिन नहीं करने मिला या मैंने ऑडिशन किया बर्लिन के लिए, लेकिन मैं कर रहा हूँ पलेर्मो। हालांकि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पलेर्मो जैसा उतना ही इम्पॉर्टेंट और उतना ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैरेक्टर करने के लिए मिला। पलेर्मो ये कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिंपल, आसान सा कैरेक्टर लगता है, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। बेसिकली वो बर्लिन का लव पार्टनर है, ही इज़ गे, और उसमें वो गे कैरेक्टर वाली कोई बात नहीं है। शुरू में मुझे जब बताया गया कि ये गे कैरेक्टर है, तो मैं थोड़ा सा वॉइस वाइज भी उसको उस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें। ये कैरेक्टर बिल्कुल नॉर्मल सा आम कैरेक्टर जो होता है वैसा है। फन लविंग, जोवियल कैरेक्टर, गुस्सा जल्दी हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, एक्शन पैक्ड है, काफ़ी एक्शन सीक्वेंस रहे इसके, एक्शन से भरपूर ऐसा ये कैरेक्टर। और ये एक अच्छा हाइस्ट इंचार्ज भी है, क्योंकि ये डिसीजंस लेता है और इसीलिए शायद वो बाकी लोगों से ज़्यादा डेडिकेटेड भी है, और इस हाइस्ट को किसी भी तरह सक्सेसफुल कंप्लीट करने के लिए वो अपनी जान भी लड़ा सकता है। मतलब ही इज़ रेडी टू डू एनीथिंग फॉर द हाइस्ट टू बी सक्सेसफुल। तो इस तरह का एक बहुत ही डेडिकेटेड, वेरी फन लविंग एंड सिंपल अपीयरिंग बट अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर, क्योंकि उसकी इमोशनल जर्नी थोड़ी सी अलग भी रहती है, बिकॉज ऑफ हिज गे नेचर, बिकॉज ऑफ हिज लव इंटरेस्ट इनटू बर्लिन। फिर हेलसिंकी से भी उसका एक बहुत अच्छा ये रहता है, और बाकी फीमेल कैरेक्टर्स से थोड़ा सा उसका एक तरह का टसल भी रहता है, बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरेक्टर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा मेरे लिए, और आज तक मैंने जिस तरह के कैरेक्टर्स किए उन सब से बिल्कुल हटके और अलग रहा। पलेर्मो ये कैरेक्टर ओरिजिनली जिस एक्टर ने प्ले किया है, रॉड्रिगो, बहुत ही मंझे हुए एक्टर हैं। पहले काफ़ी स्पेनिश फिल्मों में इन्होंने अच्छा काम किया है, वर्ल्ड सिनेमा में वेल सेलिब्रेटेड एंड रिकग्नाइज्ड एक्टर ही इज़। तो अच्छी एक्टिंग तो थी ही, लेकिन इमोशनल होने के वजह से ये कैरेक्टर काफ़ी इमोशनल है, तो इस वजह से मुझे एज अ वॉइस आर्टिस्ट अलग अलग इमोशंस इसमें डालने का मौका मिला।
ये बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सा हो जाता है, लेकिन जब ये गुस्सा होता है तो अपना गुस्सा एक अलग तरीके से दिखाता है। बीच में कभी हंसता है, कभी गालियां बकता है, कभी किसी को मार देता है, तो कभी अचानक से रोने लगता है। ऐसे मतलब एक्सट्रीम इमोशंस इस कैरेक्टर में भरे हुए हैं। तो वो सब दिखाने का एक वॉइस आर्टिस्ट को एक ही कैरेक्टर में मौका मिलता है, ऐसा बहुत कम होता है। या तो आपका कैरेक्टर कॉमेडी है या आपका कैरेक्टर बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, लेकिन ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो जोक भी मार रहा है। तो एक सीन मुझे याद है कि डाइनिंग टेबल पे सब बैठे हैं और पलेर्मो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि गे सेक्स कैसे नॉर्मल सेक्स से सुपीरियर है, और बहुत अच्छी तरह वो कन्विंस करता है। यहाँ पे स्पेनिश लाइंस, इंग्लिश लाइंस अच्छी तरह से लिखी गई थी, ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट में सारी कुछ चीज़ें थी, फिर भी ज़रूरत पड़ी हमको इसको इंडियनाइज करने की। सीरीज़ के जो डायरेक्टर हैं प्रमोद सर और कल्पेश सर, इन्होंने भी इस सीन को उस समय जब हम कर रहे थे उसको छोड़ दिया था। फिर हम दोबारा आए, एक एक लाइन पे वर्क किया, इसको काफ़ी इंडियनाइज किया है। जैसे उसमें नॉर्मली जो लिखते हैं कि आपको उसके साथ रिश्ता बनाकर कैसा लगा, उसकी जगह हमने कुछ अलग वर्ड लिए और उसको यूज़ किया। जैसे आपको चरम सुख की प्राप्ति हुई तो आपको कैसा लगा, इस तरह के कुछ हैवी इंडियन वर्ड डाल के जो उस समय उसकी एनर्जी उसके फेस पे जा रहे थे हमने यूज़ किए, और उससे वो सीन पूरा एकदम अलग से निखर के आया है। अगर आपने देखा होगा तो आपको ज़रूर याद होगा ये सीन, क्योंकि उसमें सभी के डायलॉग काफ़ी इंडियनाइज थे। ऐसा लग रहा था कि आप एक हिंदी कंटेंट देख रहे हैं। दिक्कतें इस रोल को डब करने में ज़्यादा नहीं आई मैं कहूँगा, और कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स या आम दिक्कतें जो सभी आर्टिस्ट को आई होंगी वो ये कि हम स्पेनिश पायलट पे इसको डब कर रहे थे। इंग्लिश सबटाइटल्स और इंग्लिश डब हुए जो कंटेंट थे उसको हम रेफरेंस के तौर पर यूज़ करते थे जब ज़रूरत पड़ती थी, कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती थी, लेकिन हमने स्पेनिश पे इसको डब किया है तो शुरू में ये थोड़ी सी एक डिफ़िकल्टी रही। लेकिन आई थिंक आफ्टर फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स द स्पेनिश पायलट लैंग्वेज हैज़ नो मोर रिमेन्ड एज अ डिफ़िकल्टी और अ प्रॉब्लम। मेरे लिए जो प्रॉब्लम था वो ये था कि ये कैरेक्टर ज़्यादा अब्यूज़िव है। मेरी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, आम जिंदगी में मैं बहुत ही कम अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, और गाली गलौज से भरा हुआ ऐसा ये कैरेक्टर जो बहुत ही एग्रेशन के साथ गालियाँ बकता नहीं है, गालियाँ चिल्लाता है ये, तो वो करने में कभी कभी मुझे शुरू में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई। पर जैसे मैं इस कैरेक्टर को ज़्यादा समझने लगा तो मुझे ये फिर आगे चल के ईजी हो गया मेरे लिए, और मुझे समझ में आ गया कि क्यों ये ऐसा करता है। और जब ये एक मोटिव मिला तो मुझे लगता है कि उसके बाद ये भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं रही थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि थर्ड सीज़न से मैंने शुरू किया, शायद सिर्फ थर्ड सीज़न के एपिसोड्स में शुरू में ये डिफ़िकल्टी आई। उसके बाद आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद द language, Spanish as a language, as a pilot, and also with the character and his abusive part or his aggressive part also. In fact, I started enjoying it. बहुत अच्छा लगता है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज करते हैं। एक तो जब हम प्रोसेस में होते हैं, ये डबिंग स्टूडियोज़ में जब ये रिकॉर्डिंग्स चल रही होती है और तब उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, तब अप्रिसिएशन मिलता है हमारे डबिंग डायरेक्टर्स की तरफ से, साउंड इंजीनियर्स की तरफ से। वो कहते हैं कि सर इस पे आपकी वॉइस बहुत अच्छी मैच हो रही है, जा रही है, या ये पर्टिकुलर सीन बहुत अच्छा लगा, तो अच्छा लगता है। जैसे डाइनिंग टेबल वाला सीन मैंने बताया कि वो हम डब कर रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें हमने लाइंस में भी अपने हिसाब से किए थे। डबिंग डायरेक्टर प्रमोद एंड माई सेल्फ एंड साउंड इंजीनियर, हमने मिलके उसको किया था। तो उसके बाद में देयर इज़ वन मोर डबिंग डायरेक्टर इन द सेम कंपनी, सिमरन, उन्होंने वो सीन देखा। नेक्स्ट टाइम जब वो मुझे मिले स्टूडियो में तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, सीन बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, तो अच्छा लगता है। इस तरह का अप्रिसिएशन है जो इंडस्ट्री के लोगों से आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता है जब ऑडियंस इसको देख करके रिस्पॉन्ड करती है। कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है और सडनली वो अपने वीडियो में से एक क्लिप बना कर आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा है,
जैसे एक दिन किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया, हेलो मिस्टर पलेर्मो, तो ये one of your relatives, one of your friends is doing, but they are calling you by that name, and they are, now enjoying this new character that you have done, is really an appreciation that makes your day. तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स भी ये कंटेंट देखते रहते हैं। वो इमीडिएटली आकर के क्लासरूम में जब मिलते हैं तो बोलते हैं, सर ये कैरेक्टर में आपकी वॉइस थी, हमने पहचान लिया, और वो डायलॉग आपने बहुत अच्छा किया है, वो सीन अच्छा हुआ है, और आप बताइए आगे क्या होने वाला है। ऑफ कोर्स स्पॉइलर अलर्ट मैं उनको देता नहीं, किसी तरह के स्पॉइलर देता नहीं। और इस सीरीज़ में तो जबकि मतलब इतने ज़्यादा ट्विस्ट हैं कि लोगों को स्पॉइलर देना तो उनके लिए पूरी सीरीज़ ख़राब कर देना होगा। लेकिन वो कोई सीन याद करते हैं, किसी सीन के डायलॉग वापस मुझसे क्लासरूम में बुलवाते भी हैं। तो ये कुछ अप्रिसिएशंस हैं जो सच में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़ा आता है उसको देख के। डबिंग की दुनिया में मैं साल 2000-2001 से हूँ, और पिछले 20 सालों से मैं वॉइस एक्टिंग डबिंग कर रहा हूँ। बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स मुझे करने को मिले हैं, छोटे कैरेक्टर्स लेकिन नोटवर्दी कैरेक्टर्स, जहाँ परफॉर्मेंस बहुत चैलेंजिंग होती है और करने का भी बड़ा मज़ा आता है। लेकिन एक कैरेक्टर और एक ब्रांड जिसका रेफरेंस दिए बिना मैं कभी अपना कोई इंटरव्यू कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी पहचान बना वो काम मेरे लिए, और वो है वॉइस ऑफ रजनीकांत। मयूर व्यास को आज इंडस्ट्री में या बाहर कंटेंट देखने वाले लोग वॉइस ऑफ रजनीकांत से जानते हैं, तो वो इसलिए कि 2007 से ये जो जर्नी शुरू हुई मेरी फिल्म शिवाजी से, कि जब साउथ के सुपरस्टार, गॉड ऑफ सिनेमा जिनको मानते हैं साउथ में, जिनके मंदिर हैं साउथ में, वैसे रजनीकांत सर की आवाज़ शिवाजी फिल्म से मैंने देनी शुरू की। और उसके बाद जितनी फिल्में उनकी हिंदी में आई हैं, तमिल, हिंदी, तेलुगु, तो हिंदी में जितनी फिल्में आई हैं लगभग उन सभी में, एक या दो फिल्मों को छोड़कर सभी में हिंदी वॉइस करने का मौका मुझे मिला है। अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे उनकी अन्ना थे ये फिल्म रिलीज़ हुई है, उसकी भी हिंदी डबिंग मैंने ही की है, और वो भी एक पावर पैक्ड, एक्शन पैक्ड, एक सुपरस्टार मटेरियल, रजनीकांत का सुपरस्टार अवतार जो है, जिसे लोग देखना पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं, उनके लिए वो सारी चीज़ें उसमें हैं। पंच डायलॉग हो, एक्शन हो, रजनी सर का स्टाइल हो, या रजनी सर की डिस्टिंक्टिव कॉमेडी हो, वो सब उसमें भरा हुआ है। हाई पावर, हाई इमोशनल, हाई एक्शन पैक्ड मूवी अन्ना थे, ये भी नेटफ्लिक्स पे है, प्लीज़ आप देखिए हिंदी में, और बताइए मुझे कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस, क्योंकि ये मेरी 8वीं या 9वीं फिल्म है। शिवाजी रोबोट फिल्म, उसके दोनों पार्ट्स, काला, कबाली, दरबार, लिंगा, इस तरह की सारी रजनीकांत सर की सुपरहिट फिल्में, उनमें उनके हिंदी वॉइस होने का सौभाग्य मुझे मिला है। आई रियली कंसिडर माई सेल्फ एज वन ऑफ द वेरी लकी वॉइस आर्टिस्ट्स। परफॉर्मेंस का जहाँ तक सवाल आता है, रजनी सर के लिए परफॉर्म करना और बाकी कैरेक्टर्स के लिए परफॉर्म करना थोड़ा सा अलग है, क्योंकि रजनी सर को सिर्फ एक कैरेक्टर में नहीं देखा जाता, एक सुपरस्टार की तरह देखा जाता है, लेकिन फिर भी जब वो परफॉर्म कर रहे हैं वो खुद भी अपना सुपरस्टार स्टेटस छोड़कर उस कैरेक्टर को ज़्यादा जस्टिफिकेशन देते हैं। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा वो कैरेक्टर जैसा रहूँ। जैसे एक फिल्म थी काला, तो काला में वो अपनी एज से, मतलब ज़्यादा जो उनकी एक्चुअल एज है उस एज में रह करके, एज से यंग ना होते हुए, बहुत ज़्यादा हीरोइक ना होते हुए वो कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ मैंने वॉइस वाइज भी कोशिश की कि मैं वो एज दे पाऊँ या ज़्यादा हीरो ना साउंड करूँ। लेकिन शिवाजी फिल्म हो गई या रोबो हो गई, रोबो में 2-3 अलग अलग वेरिएशन है, जैसे चिट्टी और डॉक्टर वसीकरण, तो दोनों में 2 अलग टेक्सचर वॉइस के रखना। वसीकरण क्योंकि पढ़ा लिखा साइंटिस्ट है, तो उसमें वो एक फिनेस या एक स्मार्टनेस जो साउंड में आनी चाहिए। चिट्टी एक रोबोट है, तो वो ज़्यादा इमोशंस के बिना फ्लैट बोलने वाला कैरेक्टर होगा। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर रजनी सर के रोल को मैंने परफॉर्म किया है।
अन्नाथे में भी रिसेंटली जो फिल्म रिलीज़ हुई है उसमें वो एक गांव के लीडर है जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, और उसकी बहन पे कोई डिफ़िकल्टी जब आ जाती है तो उसके लिए फिर वो एक जंग छेड़ देता है सब विलन्स के सामने। तो ये कैरेक्टर भी एक ट्रांजिशन था फ्रॉम इमोशनल टू एक्शन। एग्रेशन शुरू में कम, लेकिन आगे चल करके एग्रेशन इसमें बढ़ता है, तो वो ट्रांजिशन ध्यान में रखते हुए मैंने परफॉर्म किया था। और पलेर्मो के कैरेक्टर की जब बात आती है एज कंपेयर टू रजनी सर्स वॉइस, तो ये कैरेक्टर में भी काफ़ी सारे शेड्स हैं, लेकिन ये हर टाइम हीरो नहीं है, ये कभी विलन भी बन गया है। इसने जिस तरह से बाकी कैरेक्टर्स को पीटा है, या टोक्यो के साथ भी इसकी हमेशा कुछ न कुछ नोकझोंक चलती रहती है, झगड़ा भी चलता रहता है, तो ये हमेशा हर टाइम एक हीरो, एक पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं था। ये थोड़ा सा नेगेटिव शेड्स भी हैं, ग्रे शेड्स भी हैं इस कैरेक्टर के। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने उसको उस तरह से परफॉर्म करने की कोशिश की है। और रजनी सर की वॉइस, रजनी सर का परफॉर्मेंस उससे बिल्कुल अलग ये वॉइस है। आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कम से कम मैंने कोशिश की है कि ये बिल्कुल अलग हो, क्योंकि रजनी सर की वॉइस जो है, आफ्टर ऑल वो सुपरस्टार रजनीकांत बोल रहे हैं, वो हमेशा एक चीज़ उसमें ऐड करनी पड़ती है। उनका एटीट्यूड, उनका स्टाइल हमेशा हर चीज़ में होता है, चाहे छोटा डायलॉग हो, इमोशनल डायलॉग हो, या कॉमेडी एक्सप्रेशंस ही क्यों ना हो, तो वो चीज़ हमेशा उनमें रखनी पड़ती है, वो थी। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे कैरेक्टर की जो डिमांड थी वही हर बार करते थे, और इसलिए वॉइस और परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग निकल के आई है। रजनी सर का एक डायलॉग अगर मैं बताऊं, अभी जो फिल्म आई है उससे, अन्नाथे से, जिंदगी एक नवजात शिशु की तरह होती है, ये कब जागती है, सोती है, कब हंसती है, कब रोती है, कोई नहीं बता सकता। या फिर उनके बहुत ज़्यादा पंच डायलॉग जो फेमस हैं, उनमें से कोई ले लें, जैसे शिवाजी फिल्म का डायलॉग जो सबको बहुत पसंद है, मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। तो इस तरह के डायलॉग हैं, उसमें वो स्टाइल और स्वैग बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। लेकिन पलेर्मो बहुत ज़्यादा इमोशनली बात करता है। जैसे पहली बार प्रोफेसर से वो मिलता है तो वो इस बात से नाराज़ है कि बर्लिन को तुमने मरने क्यों दिया। तो वो उस समय कहता है कि हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वहां अंदर जाता, उसे वहां से खींच कर बाहर निकाल लाता, जिंदा बाहर लाता उसे, भले ही मुझे उसके लिए अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। तो यहाँ ये स्टाइल और ये मतलब इमोशन ओवर पावर्स द होल थिंग। पलेर्मो जो भी चीज़ करता है बहुत ज़्यादा एग्रेशन, पैशन के साथ इमोशन ड्रिवन चीज़ें करता है। तो ये डिफरेंस है दोनों की डायलॉग डिलीवरी में। तो सीरीज में मिस्टर पलेर्मो और नायरोबी के बीच का एक कॉन्वर्सेशन है, जहाँ पे वो अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहता है, और उसको इंग्लिश में लिखा गया था, उस हिसाब से थोड़ा सा हिंदी में वो लाइनें थी लेकिन वैसी नहीं मिल रही थी हमको, या वो मज़ा नहीं आ रहा था जो इंग्लिश में आ रहा था, वो मीनिंग नहीं निकल के आ रहा था। तो उसको फिर हमने थोड़ा सा चेंज किया। कहना वो ये चाह रहा था कि कुछ लोग होते हैं प्यार में जो सच में दिल लगाते हैं, जो मतलब उसके लिए कुछ भी, अपनी जान भी देने को तैयार हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ खिलवाड़ करते रहते हैं। तो इस तरह का कुछ लिखा हुआ था। फाइनली हमने उन लाइनों को चेंज किया टू फिट दैट मीटर, दैट लेंथ एंड फेशियल एक्सप्रेशन ऑल्सो, और वो कुछ इस तरह से निकल कर आया। ये इस डायलॉग में आपको देखने मिलेगा। देखो नायरोबी, तुम तो समझदार हो, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, इश्क में कुछ लोग होते हैं जो दिल लगाते हैं, और कुछ लोग सिर्फ दिल लगी करते हैं। जो दिल लगाते हैं वो जी जान से, पूरी शिद्दत से सच्चा प्यार करते हैं, भले ही वो एक तरफा क्यों ना हो। लेकिन दिल लगी वो सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती है। तो ये इस मीटर में पूरे डायलॉग को करना, ये एक्चुअली हमने डबिंग करने के टाइम इसको छोड़ भी दिया था तब, और फिर नेक्स्ट सेशन में जब बैठे, फिर नए नए लाइंस, तो कई अलग अलग तरह के लाइंस करके फिर डब करके उसको सुनना, फिर वापस रीटेक करना, थोड़ा सा ऐसा बैक एंड फोर्थ इस प्रोसेस में गए। लेकिन फाइनली जो डायलॉग निकल के आया है वो करेक्ट मीनिंग के साथ, और बहुत ही अच्छा लगा है इस पूरे सीन में।